कहानी की शुरुआत में कोरिया का सोल शहर दिखाया जाता है। यहाँ हम एक लैब में छिपकलियों को देखते हैं, जिनमें से कुछ तो मरकर भी जिंदा हो रही थीं। इन्हें देखने से ही साफ पता चल रहा था कि इन पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया है। इसी लैब में कई सारे डॉक्टर्स की डेड बॉडी भी पड़ी थी, जिससे ये साफ था कि ये सभी किसी एक्सपेरिमेंट के चलते मारे गए हैं। फिर हमें डॉक्टर यांग दिखाया जाता है, जो किसी भी तरह अपनी मरी हुई बेटी को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी बेटी की डेड बॉडी से कहता है, मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। जैसे ही डॉक्टर अपनी बेटी को इंजेक्शन लगाने वाला होता है, तभी वहाँ कुछ ऑफिसर आकर गन पॉइंट पर डॉक्टर को रुकने के लिए कहते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के चक्कर में कई सारे लोग मारे जा चुके हैं, इसलिए ये सब अब तुम तुरंत बंद कर दो। मगर डॉक्टर यांग किसी की सुनने को तैयार नहीं था। वो बोलता है, मैं नहीं रुकूंगा, मुझे अपनी बेटी को बचाना है। इसके बाद वो अपनी बेटी को इंजेक्शन लगाने लगता है और फिर उन ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर इस डॉक्टर पर गोली चलाकर इसे जख्मी कर देता है। मगर अगले ही पल वहाँ की बिल्डिंग्स हिलने लगती हैं। पता चलता है कि पूरे कोरिया में एक भयंकर भूकंप आया है, जिससे बिल्डिंग में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। फिर कहानी सीधा 3 साल आगे की दिखाई जाती है और इस टाइम सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं। पूरा कोरिया एकदम बंजर पड़ा है और यहाँ के लोग बड़ी ही मुश्किलों से अपना गुजारा कर रहे हैं। 3 सालों से बारिश न होने की वजह से खाना और पानी दोनों मिलना काफी मुश्किल हो गया है। अगले सीन में हम जीवान नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसे अपने सामने एक मगरमच्छ दिखाई देता है। वो तुरंत तीर चलाकर उस मगरमच्छ को मार डालता है और फिर जब ये उसकी तरफ जा रहा था, अगले ही पल वो मगरमच्छ फिर से जिंदा हो जाता है और जीवान पर हमला कर देता है। लेकिन जीवान की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि उसी समय नमसन वहां आ जाता है, जो कि मगरमच्छ को पकड़कर उसका सर काट देता है। नमसन और जीवान दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये दोनों अपना गुजारा करने के लिए मिलकर जानवरों का शिकार करते हैं और शिकार करने के बाद उसके मांस को पास की ही मार्केट में बेच देते हैं। बदले में लोग उन्हें पीने का पानी और अलग अलग चीजें ला कर देते हैं। ये दोनों मार्केट में उस मगरमच्छ के मांस को बेच रहे थे कि तभी केट नाम की एक लड़की खाने के बदले बहुत सारा गोल्ड ऑफर करती है, मगर ये दोनों ही उसे लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि भूकंप के बाद सब कुछ तबाह हो चुका था और गोल्ड जैसी कीमती चीजों की भी अब कोई वैल्यू नहीं बची थी। मगर वो लेडी कहती है कि फ्यूचर में जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम तब यूज कर लेना। इसी बात पर जीवान गुस्सा होकर कहता है, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। दरअसल ये केट नमसन पर लाइन मार रही थी, मगर वो इसे इग्नोर करके इसे एक मरा हुआ स्नेक खाने को देता है। वहीं लाइन में अपनी बारी का इंतजार कर रही सूना नाम की लड़की अपनी दादी के साथ आकर नमसन से मिलती है। सूना की दादी बताती है कि वो नमसन को तब से जानती है जब से उसने सूना की जान बचाई थी। इस पर नमसन कहता है, सूना मेरी बच्ची जैसी है। तभी मौका देखकर जीवान सूना पर ट्राई मारने की कोशिश करता है और उसे इम्प्रेस करने के लिए कहता है, इस मगरमच्छ को मैंने मारा है। मगर सूना इस बात को इग्नोर कर देती है और कहती है, मैंने अंकल नमसन के लिए एक पेंटिंग बनाई है। नमसन पेंटिंग को देखकर बहुत खुश होता है। सूना मांस लेकर निकल ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि कुछ गुंडे आकर लोगों के साथ बदमाशी करने लगते हैं और एक पोस्टर दिखाकर कहते हैं, हमें इसकी तलाश है। दरअसल ये गुंडे अपने साथ कुछ लोगों को ले जाने आए थे। वहां मौजूद लोगों में से जब एक आदमी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, तभी गुंडे मिलकर उस आदमी का हाथ काट देते हैं और ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत डर जाते हैं। अगले ही पल उनमें से एक गुंडा सूना के साथ बदतमीजी करने लगता है, जिसे देखकर जीवान आग बबूला हो जाता है। जीवान बीच में कूदकर सभी गुंडों को मारने लगता है, मगर थोड़े ही समय में वो सब मिलकर जीवान को काबू में कर लेते हैं और फिर अगले ही सीन में नमसान लड़ाई में कूद पड़ता है और उन्हें पीट पीट कर उनका बुरा हाल कर देता है। उन गुंडों में से एक को पकड़कर नमसान पूछता है, बताओ तुम किसके लिए काम करते हो और किसने तुम्हें यहाँ आने के लिए बोला था। नमसान से डर कर वो गुंडा उसे तुरंत सब कुछ बता देता है। कहता है, हम टाइगर के आदमी हैं। फिर नमसान कहता है, जाओ अपने उस बॉस टाइगर को बोल देना कि अगर तुम लोग दोबारा हमारे इलाके में दिखाई दिए तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। नमसान की ये धमकी सुनते ही सारे गुंडे डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। दरअसल नमसान एक बहुत फेमस फाइटर और हंटर हुआ करता था और उसकी मार से लोगों की हालत टाइट हो जाती थी। गुंडों के जाने के बाद जीवान और सूना उसे थैंक यू बोलकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। काम खत्म करके नमसान और जीवान अपने घर की तरफ जा रहे थे कि तभी उन लोगों को सूना के घर के बाहर कुछ लोग खड़े दिखते हैं। नमसान पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? तभी भीड़ में खड़ी सिहा नाम की एक लेडी कहती है, हम गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं। हम पास में बने एक सरकारी अपार्टमेंट में 20 साल से कम उम्र के बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ फ्री एजुकेशन देते हैं,
क्योंकि बच्चे ही कल का भविष्य हैं। साथ ही हम खाने के लिए खाना और साफ पानी भी इन बच्चों को मुहैया करवाते हैं ताकि ये बच्चे एक बेहतर भविष्य बना सकें। और इसी स्कीम के लिए सूना का सिलेक्शन हुआ है। नमसान पूछता है, वहाँ गुंडों की कोई परेशानी तो नहीं? जिस पर सिया कहती है कि उसकी चिंता आप मत करो, क्योंकि उनसे लड़ने के लिए हमारे पास पूरी फौज है जो खतरनाक मिलिट्री ग्रेड लोगों से भरी हुई है। सिया की बात सुनकर सूना की दादी मान जाती है। उन्हें भी लगता है कि सूना के बेहतर भविष्य के लिए यही सही है और साथ ही नमसान भी सहमत था। जाने से पहले सूना जीवान को उसकी पेंटिंग देती है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है। शाम को ये सभी अपना सामान पैक करके अपार्टमेंट के लिए निकल जाते हैं। चलते हुए सफर के दौरान सूना की दोस्ती किम नाम की एक लड़की के साथ हो जाती है, मगर इतनी देर से पैदल चलने की वजह से सूना की दादी की हालत बिगड़ने लगती है। सिया सूना को बताती है कि तुम्हारी दादी और एक बूढ़े अंकल को यहीं पास में बने एक इमरजेंसी मेडिकल होम में पहुंचा देते हैं, वो कल आकर हमें ज्वाइन कर लेंगे। सूना इस बात को मान जाती है और एक बार फिर से वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर चलते ही उन्हें कुछ गाड़ियां खड़ी दिखती हैं जो कि उन्हीं का इंतजार कर रही थीं। मगर सूना को शक होता है कि अगर ये गाड़ियां इतनी ही पास थीं तो उसकी दादी को अलग क्यों लेकर गए। इसके बारे में पूछने पर उसे कोई खास जवाब नहीं मिलता और इसी बात से सूना का शक और भी मजबूत हो जाता है। दूसरी तरफ सूना और उसकी दादी के चले जाने के बाद से जीवान और मनसान का भी मन नहीं लगता, इसलिए ये दोनों दोस्त हंटिंग के लिए बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद कुछ दूरी पर उन्हें दिखता है कि कुछ सोल्जर्स एक बूढ़े आदमी और सूना की दादी को मार रहे हैं। ये सोल्जर्स उस बूढ़े आदमी को खाई में फेंक देते हैं, जिसे देखकर सूना की दादी काफी डर जाती है। अगले ही पल एक सोल्जर पीछे से आकर सूना की दादी को स्टैब करके मार देता है। ये देखकर जीवान हक्का बक्का रह जाता है। इसके तुरंत बाद ये दोनों उन सोल्जर से लड़ने के लिए वहां पहुंच जाते हैं और फिर उन सोल्जर से लड़ने लगते हैं। मारते मारते जीवान एक सोल्जर की छाती में एक स्टिक गाड़ कर उसे मार देता है, मगर अगले ही पल वो सोल्जर फिर से जाग जाता है। नमसान एक बार फिर से उसे मार देता है, मगर वो सोल्जर बार बार जागता रहता है। तभी वहां ली आकर इन दोनों की मदद करती है। अगली सुबह दादी की बॉडी को एक जगह दफनाकर ये ली से पूछते हैं वो सोल्जर्स मर क्यों नहीं रहे थे। तब ली उन्हें बताती है कि इन सोल्जर्स को तभी मारा जा सकता है जब इनके धड़ इनके सर से अलग कर दिए जाएं। आगे बताते हुए ली कहती है, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक अपार्टमेंट है जहाँ हमें कई सारे लोगों को बचाना है। इसके लिए मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। ली ये भी बताती है कि मैं एक एयरफोर्स ऑफिसर थी और उसे भूकंप से बचे हुए सर्वाइवर्स को ढूंढते हुए एक अपार्टमेंट मिला था जो पूरी तरह से सुरक्षित था और वहाँ पीने के पानी का भी अच्छा खासा सोर्स था। इसके बाद हमने उसे लोगों के रहने के लायक बनाया और वहाँ पर डॉक्टर यांग भी आए थे। भूकंप से बचे हुए वो एकमात्र डॉक्टर थे, इसलिए मुझे लगा कि ये हमारे बहुत काम आएंगे। मगर मुश्किलें तब बढ़ने लगी जब डॉक्टर अपने एक्सपेरिमेंट के लिए 20 साल से कम उम्र के बच्चों को गायब करता रहा और जब मैंने डॉक्टर यांग से इसके बारे में पूछा तभी वहाँ 2 सोल्जर्स ने आकर मुझे घेर लिया और अगले ही पल उनमें से एक सोल्जर ने दूसरे सोल्जर पर गोली चला दी और वो तुरंत मारा गया। मगर देखते ही देखते वो सोल्जर दोबारा उठ खड़ा हुआ। ये सब देखकर मैं बहुत डर गई थी। तब डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैंने इन्हें ऐसा इंजेक्शन दिया है जिससे ये लोग अमर हो चुके हैं और यही आने वाले कल का भविष्य है। मैं एक एक करके सबको अमर बना दूंगा। मैं भी उस भूकंप में मरने वाला था, मगर इसी एक्सपेरिमेंट की बदौलत मैं आज तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। ली बुरी तरह से डॉक्टर यांग पर गुस्सा हो जाती है और उसका कॉलर पकड़कर पूछती है, ये बताओ वो बच्चे कहाँ हैं? डॉक्टर को बचाने के लिए पॉल ली पर गोली चला देता है, मगर गोली जाकर उसके कंधे पर लगती है। मौका पाकर ली खिड़की का शीशा तोड़कर वहां से भाग जाती है और जैसे तैसे अपनी जान बचा लेती है। इसलिए आगे की लड़ाई में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नमसान उसे कहता है, हम अकेले उनकी फौज से नहीं लड़ सकते, इसलिए हमें किसी और की मदद भी लेनी पड़ेगी। फिर ये तीनों मिलकर टाइगर के अड्डे पर जाते हैं और उससे मदद मांगते हैं, मगर टाइगर जो अभी तक अपनी राइवल जॉन की गैंग से लड़ रहा था, वो जॉन से कहता है कि नमसान एक बहुत ही फेमस फाइटर था और इसी की वजह से मैंने बॉक्सिंग छोड़ दी थी और अगर तुम में से किसी ने भी इसको मार गिराया तो मैं अपने सारे आदमी तुम्हें दे दूंगा। इतना सुनते ही सभी लोग मिलकर नमसान और जीवान पर हमला कर देते हैं, लेकिन नमसान अकेले ही सब पर भारी पड़ता है और जब वो सबको बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है, बचे कुचे लोग वहां से भाग खड़े होते हैं। इसके बाद नमसान कैसे भी करके टाइगर को पकड़ लेता है। जीवान और ली उन गुंडों के हथियारों को चेक करते हैं। यहाँ हथियारों के साथ इन्हें साफ पानी भी मिल जाता है। फिर नमसान टाइगर से पूछता है, ये साफ पानी तुम उसी अपार्टमेंट से ला रहे हो, है ना? टाइगर बोलता है, हाँ, ये साफ पानी और खाना हमें वहीं से मिल रहा है। बदले में
हम उनके लिए लोगों को सप्लाई करते हैं, लेकिन आजकल उनकी डिमांड 20 साल से कम उम्र के बच्चों की हो गई है। इसलिए उस दिन मैंने अपने बंदों को तुम्हारे इलाके में भेजा था। ये सुनते ही ली और जिवांग दोनों गुस्सा हो जाते हैं, मगर नमसान उन्हें शांत करता है। दूसरी तरफ अपार्टमेंट में सिया, सुना और बाकी बच्चों को क्लास की तरफ ले जा रही थी। तभी वहाँ किम के माता पिता पूछते हैं कि हम बच्चों से कब मिल सकते हैं। सिया उन्हें बताती है कि तुम पेरेंट टीचर मीटिंग में अपने बच्चों से मिल सकते हो। इतना कहकर सभी बच्चों को 8th फ्लोर पर ले जाया जाता है। यहाँ उनके रहने के लिए साफ कमरा, नल से आता हुआ पानी, अच्छा खाना, इस तरह की सारी फैसिलिटीज थी। लेकिन इन बच्चों के पेरेंट्स को इन लोगों ने नीचे बेसमेंट में काम करने के लिए रखा है और यहाँ ये लोग इन्हें हर वक्त मजदूरों की तरह काम करवाते हैं। सिया डॉक्टर यांग को बताती है कि हमारे यहाँ किम और सुना नाम की 2 स्टूडेंट्स आई हैं और ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट के लिए एकदम परफेक्ट हैं। डॉक्टर कहता है ठीक है, दोनों लड़कियों का अच्छे से ख्याल रखो और उन्हें हर वक्त खिलाते पिलाते रहना। क्लास के वक्त सुना नोटिस करती है कि वहाँ मौजूद सारे बच्चे उन्हें बड़ी ही अजीब निगाहों से देख रहे हैं और सभी बच्चों की गर्दन पर एक कट का निशान भी था। सुना सिया से पूछती है, अगर आपके पास इतना ही साफ पानी है कि नहाने के लिए भी साफ पानी यूज कर रहे हैं, तो हम इसे बाहर के लोगों के साथ क्यों नहीं बांटते? इस बात पर सिया नाराज हो जाती है और सुना को एक बड़ा ही अजीब सा जवाब देती है, जिससे सुना बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होती। सिया बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है, मगर सुना का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। तभी वहाँ क्लास में डॉक्टर यांग आकर कहते हैं कि बच्चे ही कल का भविष्य हैं और उनके लिए शुद्ध खाना और साफ पानी बहुत जरूरी है। ये कहने के बाद सभी बच्चों को खाना और पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मगर सुना को इन सब चीजों पर शक होता है, इसलिए वो ना तो खाना खाती है ना ही पानी पीती है। इसके बाद डॉक्टर यांग किम के पास पहुंचकर पूछते हैं, क्या तुम मेरे एक एक्सपेरिमेंट में मेरी मदद करोगी? किम उसे खुशी खुशी हाँ बोल देती है। डॉक्टर यांग पॉल नाम के एक सोल्जर को इंजेक्शन देते हैं, जिससे उसमें ऐसा वायरस चला जाता है जिसकी मदद से वह काफी लंबे समय तक बिना खाए पिए जी सकता था। क्यूरियस होकर सुना रात को अपने कमरे से निकलकर डॉक्टर यांग के ऑफिस में चली जाती है। नीचे यांग किम के माता पिता से मिलता है, जो कि यांग से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमें हमारी बेटी से मिलने दो। डॉक्टर यांग मान जाता है और उन्हें अपने साथ चलने को कहता है। दूसरी तरफ सुना ऑफिस के बाद यांग की लेबोरेटरी में पहुंच जाती है और यहाँ वो किम के गले में एक पाइप को लगे हुए देखती है। फिर डॉक्टर यांग और किम के माता पिता भी लैब में पहुंच जाते हैं और उनके आने से पहले ही सुना कहीं छुप चुकी थी। अपनी बेटी का ये हाल देखकर वो दोनों रोने लगते हैं। तब डॉक्टर उन्हें बताता है कि बच्चों की गर्दन में एक खास तरह का लिक्विड होता है, जिससे एक सीरम बनाया जाता है, और ऐसा कहते ही वो लैब में रखी अपनी बेटी को दिखाता है, जिसकी नीचे की बॉडी गायब थी और अमेजिंगली आधा शरीर होने के बावजूद भी उसका दिल धड़क रहा था। ये देखकर किम के पेरेंट्स डर जाते हैं और फिर अपनी बेटी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच सिस्टम में आई गड़बड़ की वजह से किम की जान चली जाती है, जिससे गुस्सा होकर डॉक्टर यांग कहते हैं कि देखा, इसलिए मुझे डिस्टरबेंस पसंद नहीं है। फिर वो किम के पेरेंट्स को वहीं मार देता है। जब डॉक्टर हाथ धोने के लिए जा ही रहा होता है, तभी वहाँ सुना को देख लेता है और उसे पकड़कर उसी टेबल पर लिटा देता है। डॉक्टर उसे बताता है कि हम जो बच्चों को खाना पानी देते हैं, उसी से एक लिक्विड तुम्हारे जैसे बच्चों की गर्दन में बनता है और फिर उस बने हुए लिक्विड से हम एक सीरम बनाते हैं, जिसको लगाने से कोई भी व्यक्ति कई दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है। इतना कहते ही वो सुना के गले पर एक कट लगा देता है। दूसरी तरफ नमसान अपने दोस्तों के साथ एक ट्रक को लेकर अपार्टमेंट में घुस जाता है और फिर ट्रक से नीचे उतरकर अपने सामने आने वाले सभी सोल्जर्स को शॉटगन से उड़ा देता है। ली की मदद से ये तीनों आगे बढ़ते जाते हैं। आगे चलकर ली को अपने दोस्त बुरी हालत में मिलते हैं, इसलिए वो तो उनकी मदद करने का फैसला कर लेती है। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि डॉक्टर के फेल एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ये लोग ज़ोंबीज बन चुके थे, जिसके बाद ये तीनों सभी ज़ोंबीज को मारने लग जाते हैं। इसी बीच नमसान की गोलियां खत्म हो जाती हैं। फिर वो एक तलवार लेकर बचे कुचे ज़ोंबीज पर हमला कर देता है। थोड़ी ही देर में नमसान सारे ज़ोंबीज का खात्मा कर देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर यांग सुना की बॉडी से निकले फ्लूइड को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है, मगर इससे कुछ फायदा होने की बजाय उसकी तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि सुना ने उस पानी की एक बूंद तक नहीं पी थी और इसी वजह से उसका बना फ्लूइड सही काम नहीं कर रहा था।
गुस्से में आकर यांग उसे मारने ही वाला था। तभी जीवान वहां पहुंचकर डॉक्टर को रुकने के लिए कहता है, मगर पीछे से एक सोल्जर आकर जीवान पर हमला कर देती है। जीवान और सूना दोनों बेहोश पड़े थे। इसी मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर अपनी बेटी को अपने साथ लेकर वहां से भाग निकलता है, मगर जाने से पहले वो बिल्डिंग में एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहां एक बड़ा धमाका होता है। होश में आने के बाद नमसान जीवान और सूना को ढूंढने लगता है। उसे वो दोनों लैब में बेहोश मिलते हैं, इसलिए वो ली की मदद से उन्हें बाहर निकाल लेता है। और दूसरी तरफ डॉक्टर के बाहर निकलते ही सभी लोग उसे घेर लेते हैं और उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं। और इस भीड़ में से एक आदमी यांग के हाथ से बैग लेकर उसमें रखे सारे सीरम तोड़ देता है, जिससे गुस्सा होकर डॉक्टर यांग अंधाधुंध फायरिंग कर देता है, जिसकी वजह से काफी लोग वहीं मारे जाते हैं। मगर अंधाधुंध गोलियां चलाने की वजह से वो अनजाने में अपनी बेटी को भी शूट कर देता है और वो भी मारी जाती है। दूसरी तरफ सारे बच्चे आजाद होकर अपने माता पिता से मिलते हैं। सभी लोग अपने परिवार से मिलकर काफी खुश थे, सिवाय एक इंसान के, डॉक्टर यांग। वो अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। और वहीं केमिकल रिएक्शन की वजह से डॉक्टर की हालत भी बुरी तरह से बिगड़ने लगती है। तभी नमसान और उसके दोस्त डॉक्टर के पास आते हैं। अपनी बेटी की मौत से दुखी डॉक्टर सूना को मारने की कोशिश करता है, मगर तभी नमसान अपनी गन से डॉक्टर यांग के सर में गोली मारता है और डॉक्टर वहीं मारा जाता है। फिर नमसान इस अपार्टमेंट की जिम्मेदारी ली को देकर अपने दोस्तों के साथ वहां से निकलने लगता है। और अगले ही पल हम ये देखते हैं कि जिस जमीन पर इतने सालों से कोई बारिश नहीं हुई थी, वहां आसमान में आज काले बादल छा गए हैं और फिर बारिश होने लगती है। यहाँ मौजूद सभी लोग हद से ज्यादा खुश हो जाते हैं। 2 दिन बाद सुना नमसान और जीवान के साथ अपनी दादी की ग्रेव पर पहुंचती है और उन्हें श्रद्धांजलि देती है। इसके बाद हमें 2 हफ्ते बाद का समय दिखाया जाता है, जहां एक बार फिर केट नमसान पर लाइन मारती है, मगर इस बार जीवान और सूना नमसान को डेट पर जाने के लिए फोर्स करने लगते हैं। और इसी खूबसूरत एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको फिल्म का नरेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।